नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हो जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलती हैं बुक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और जैसा कि आप सबको पता है कि अपनी साइलेंट पेशेंट की सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट के जो फर्स्ट चैप्टर्स थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। और आज अपन अपनी उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैं आपको बाकी के पार्ट समझाऊंगा। तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आती है स्टेफनी। स्टेफनी वहां पर एक मैनेजर की पोस्ट पे काम किया करती थी उस फैसिलिटी में। यूरी वहां का हेड नर्स था, जो वहां पे जितने भी पेशेंट्स वगैरह को देखने का काम होता था वो वही देखता था। डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में जो एक लिंक था अच्छे कनेक्शन का, वो यूरी ही था। तो ये हो गई दो की बात। उसके बाद हमारे पास आते हैं डॉक्टर प्रोफेसर, जिनकी बात प्रोफेसर डियोमेडीज, उसको मैं प्रोफेसर से डिनोट करूंगा, तो उसकी बात अपन पहले कर चुके हैं। और उसके बाद उसकी बीवी आती है, थियो फेबर की बीवी, जिसका नाम है कैथरीन, जिसको वो प्यार से कैथी बुलाता है। तो स्टोरी में कहीं पे कैथी वर्ड भी यूज हो सकता है, तो उसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अब स्टोरी में एक और वर्ड आया, ELIF, एलिफ। तो ये भी एक पर्सन है, कैरेक्टर स्टोरी के अंदर। इसका भी छोटा मोटा रोल है, आगे बीच बीच में काम आता रहेगा, ये भी साइड कैरेक्टर के तौर पे। तो ये एक फीमेल है जो कि वहाँ पे कैद है, और इसने भी कुछ वही सेम एलिसिया वाली हालत है, इसकी भी मेंटली अनस्टेबल, और उसने भी कुछ मर्डर्स वगैरह करे हैं, इसलिए उस फैसिलिटी में है। तो ये हमारे आज के कैरेक्टर्स हैं जो हमको भी काम आने वाले हैं। और एक हमारा मैक्स ब्रेसन है। मैक्स ब्रेसन जो आदमी मरा है, गैब्रियल ब्रेसन, उसका भाई है, और इसने केस लड़ा था। एक इसका एलिसिया का केस भी इसी ने लड़ा था। इसकी पूरी फर्म है, लॉ फर्म चलाता है ये। और एक इसकी एलिसिया की आंटी है, लिंडा रोज, LYNDA, ये लिंडा रोज करके इसकी आंटी है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर है जो आज हमें काम आने वाले हैं स्टोरी के अंदर। उसके बाद मुझे डियोमेडीज ने अपने ऑफिस में बुलाया। उसका ऑफिस बिल्डिंग की सबसे पुरानी जगह पर था। वहां बाहर कॉरिडोर में ना तो लाइट ठीक से जल रही थी और ना ही पेंट। पेंट भी कुछ उखड़ा उखड़ा सा था दीवारों का। लेकिन जब मैं उनके कमरे में गया तो मुझे वहां एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। उनका कमरा हॉस्पिटल के बाकी कमरों से काफ़ी अलग था। उनके कमरे में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, जो कि एक हॉस्पिटल में आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। हमने म्यूजिक से जुड़ी ढेरों बातें करी, और आखिर में बातों ही बातों में मैं उनका ध्यान एलिसिया की तरफ ले गया। उन्होंने मुझे बताया कि एलिसिया के केस को लेकर वो पहले ही हार मान चुके हैं। उन्होंने उससे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनका हर प्रयास असफल रहा। मेरे बहुत जोर देने पर वो एलिसिया का केस मुझे देने के लिए मान गए। मैं थेरेपी सेशन वाले रूम में एलिसिया का वेट करने लगा। मैंने यूरी को उसे बुलाने के लिए भेजा था। एलिसिया का इंतजार करते करते काफी समय बीत चुका था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद अब वो नहीं आएगी। लेकिन तभी यूरी उसे रूम में लेके आया। यूरी भी रूम में ही रहना चाहता था सेशन के दौरान, पर मेरे बार बार कहने पर उसने हमें अकेला छोड़ दिया। मैंने एलिसिया से बात करने और जवाब पाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसकी चुप्पी मेरी हर बात को काट रही थी। मैं सोचने लगा कि अगर रॉथ अभी मेरी जगह होती तो वो क्या करती। मैं हर तरह से एलिसिया की मदद करना चाहता था, लेकिन जब तक वो साथ देने को राजी नहीं होगी, मेरे भी हाथ बंधे ही रहेंगे, और मुझे सिर्फ उसके हाव भाव के आधार पर ही अपनी जांच को आगे बढ़ाना होगा। मैं एलिसिया के बारे में हर एक बात जानना चाहता था। डायोमेडीज ने मुझे उसकी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन मुझे डायोमेडीज की रिपोर्ट से ज्यादा स्टेफनी की रिपोर्ट पर भरोसा था, जो एलिसिया के डेली रूटीन को स्टडी करके बनाया करती थी। स्टेफनी की रिपोर्ट से मुझे पता चला कि जब वो यहाँ आई थी तो वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश किया करती थी। उस पर हमेशा 2 नर्स निगरानी रखा करते थे। एक और बात जो मुझे से पता चली वो ये कि जब वो यहाँ आई थी उसके बाद एलिसिया की लड़ाई हुई थी एल्फ से, और एलिसिया ने उसे जान से मारने तक की कोशिश करी थी। मुझे पूरी बात जानने के लिए एलिफ से बात करनी होगी। लेकिन एलिफ ने भी अभी थोड़े दिन पहले एक कम्युनिटी हॉल में जो हमला करा था, उससे मुझे लगता नहीं कि वो भरोसे के लायक है। लेकिन बात का दूसरा पहलू जानने के लिए मेरा उससे मिलना तो ज़रूरी है। मैंने एलिसिया की फाइल देखी, जिससे मुझे उसके रिलेटिव्स के बारे में पता चला। एलिसिया की मॉम की डेथ बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी, और इससे उसकी आंटी लिंडा रोस ने ही पाला था। वहाँ एक और नाम था, एलिसा के वकील और उसके हस्बैंड के भाई मैक्स ब्रेनसन का। मैंने दोनों को कॉल करा। मैक्स शहर से बाहर था, और उसकी आंटी ने एलिसिया का नाम सुनते ही फोन कट कर दिया था। केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। एलिसिया मेरा साथ नहीं दे रही थी। उसके रिलेटिव्स मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। मैं परेशान हो चुका था, और मुझे अब सिगरेट चाहिए थी, लेकिन वो तो अंदर ही रह गई थी। तभी यूरी मेरी तरफ पैकेट बढ़ाता है और मुझे एक सिगरेट ऑफर करता है।
उसके बाद वो मुझे ड्रिंक के लिए पूछता है। मैं भी सिर्फ इस वजह से हाँ भर देता हूँ कि हो सकता है कि शायद इसी बहाने वो मुझे एलिसिया के बारे में कुछ खास जानकारी दे दे जो मुझे अब तक ना मिली हो। लेकिन मेरा ये मानना बिल्कुल गलत था। वो तो बस मुझे अपनी कहानियां सुनाया जा रहा था। इसलिए मैं भी उसे ये कहकर वहां से निकल गया कि मुझे मेरी बीवी कैथरीन से मिलने जाना है। मैं नेशनल थिएटर कैफे गया कैथरीन से मिलने के लिए। वो वहां अपने दोस्तों को हमारे मिलने की कहानी सुना रही थी कि हम कैसे मिले, हमारे गोल्स क्या थे और बात हमारी शादी तक कैसे पहुंची। मैंने दिसंबर के महीने में क्रिसमस के मौके पर उसे प्रपोज करा और अप्रैल में हमारी शादी हो गई। मैं अंदर ही अंदर ये सोचने लगा कि दो इंसान कितने अलग हो सकते हैं। जैसे मेरी बीवी कैथरीन, जिसमें जिंदगी जीने का जज्बा है, जिसके लिए हर दिन एक नई उमंग से भरा हुआ होता है हमेशा। और दूसरी तरफ है एलिसिया, जो ना जाने क्यों हमेशा अपने आप को खुद में ही कैद रखना चाहती है, क्यों वो किसी से बात नहीं करना चाहती। बस मैं यही सोच रहा था और दिन ढल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।